हिंदी साहित्य के चैनल में आज सुनिए उर्दू की मशहूर लेखिका खदीजा मस्तूर की लिखी हुई कहानी सेहरा। खदीजा मस्तूर जी का जन्म अविभाजित भारत में बरेली शहर में हुआ था, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान चली गई थी। कहानी की स्टोरी लाइन अर्थात कथानक प्रसंग का थोड़ा सा विवरण मैं आपको दूंगी, जिससे कहानी को समझने में आपको सुविधा होगी। ये कहानी ऐसी विधवा औरत की कहानी है जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को कामयाब बनाती है। बेटियों की शादी के बाद वो अपने 2 बेटों के साथ रहती है। उसका बड़ा बेटा उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चला जाता है और शादी करके वहीं अपना घर बसा लेता है। माँ ये सोचकर परेशान होती है कि अगर छोटा बेटा भी उच्च शिक्षा के लिए विदेश चला गया तो बुढ़ापे में अकेली रह जाएगी। लेकिन छोटा बेटा ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, ये सुनिए पूरी कहानी में। पेश है खदीजा मस्तूर जी की कहानी सेहरा, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। कल साजिद मियाँ का निकाह था, मगर खुशी के बजाय उनके चेहरे पर वहशत बरस रही थी। वो अपनी दोनों बहनों से बार बार कह रहे थे, ए बड़ी बजिया, आप अच्छी तरह से सुन लें। मेरा बिस्तर हमेशा की तरह अम्मा बी के कमरे में बिछा रहेगा, उसे कोई नहीं हटाएगा। और आप भी सुन लें छोटी बजिया, अब आप मेरा बिस्तर उठवाने की बात नहीं करेंगी, क्या समझी आप? तो क्या तुम अब भी दूध की बोतल नहीं भूले? छोटी बजिया की कतरनी जैसी जबान चलती और वो ज़ोर ज़ोर से कहे लगाने लगती और साजिद मियाँ दांत पीस कर रह जाते। घर में ऐसी धमा चौकड़ी मची थी कि कोई किसी की बात नहीं समझ रहा था और न सुन रहा था। रिश्ते नाते की भावजों और ख़ानदान की ढेरों लड़कियों का जमघट ढोल पीट पीट कर गाए चले जा रहा था। पढ़ के अलहम्द जो चेहरे पर सजाया सेहरा। अपना सेहरा सुन सुनकर भी साजिद मियाँ की आंखों की वहशत कम न हुई। ऐसा लगता कि सेहरा गुलाब के फूलों के बजाय कांटों से गूंदा गया है और वो कांटे उनकी आंखों में चुभ रहे हैं। मोटी मोटी बादामी पुतलियों वाली बेचैन आंखें घूम फिरकर अपनी अम्मा बी को देखे जा रही थीं। वो थकी हुई, निढाल, लुटा लुटा सा चेहरा पैरों पर लिहाफ डाले अपने बिस्तर पर बैठी थीं। मगर जब लड़कियां लहक कर गातीं, दौड़कर सेहरे की अम्मा ने बलाएं ले लीं। अरे अम्मा ने बलाएं ले लीं तो उनके बचे खुचे हिलते हुए दांत सेहरे की लड़ी की तरह होंठों पर बिखर जाते। मैं कितनी बार कहूँ कि अब आप थक गई हैं, ज़रा देर को सो जाइए, मैं भी लेट जाता हूँ। साजिद मियाँ अपने बिस्तर पर बैठकर जूतों की डोरियाँ खोलने लगे। लो भला, मैं कैसे सो जाऊँ? अभी तो बहुत से काम पड़े हैं। छुहारों के थाल पोशों पर गोटा टाँकना है, सेहरे और फूलों के जेवर का ऑर्डर दिलवाना है। सेहरा घुटनों से नीचा हो, लड़कियाँ तो बस गाने बजाने में जुटी हुई हैं। अब भला अम्मा बी से कौन कहता कि जिस तरह तमाम काम उनकी दोनों बेटियों ने अपनी मर्जी से कर लिए थे, उसी तरह रात को बजाय गाने बजाने के उन्होंने सुनहरे गोटों को टाँक दिया था। सेहरे का ऑर्डर भी दिया जा चुका था, ऐसा सेहरा जो कदमों को छुए। अम्मा बी की इस बात को कौन मानता था कि फूल पैरों तले आएं तो फूलों की बेहुरमती होती है। सब काम हो जाएंगे अम्मा बी, आप पहले ही हुक्म दे चुकी हैं। दिन के 2 बज रहे हैं, अब आप ज़रा देर आराम कीजिए। ए बड़ी बजिया, उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी। ए बड़ी बजिया। कोई नहीं सुनता। ए छोटी बजिया, खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए ढोल उठा दीजिए, अम्मा बी को सो जाने दीजिए। कोई नहीं सोएगा, ढोल नहीं उठेगी, छोटी बजिया ने चीख कर जवाब दिया। अब सारी आवाज़ों में उनकी आवाज़ सबसे ऊंची थी। दौड़कर अम्मा ने सेहरे की बलाएं ले लीं। अरे बहनों ने बलाएं ले लीं। पढ़ के अलहम्द जो चेहरे पे सजाया सेहरा। मत रोको बेटे, गाने दो, ये मेरी आखिरी खुशी है। नींद का क्या है, जब फुर्सत मिले सो जाऊंगी। अम्मा बी ने बड़ी मोहब्बत से साजिद को देखा और फिर बिस्तर पर लेटकर पांव फैला दिए। साजिद मियाँ झपट कर उठे और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए। अब आवाज़ें जैसे कहीं दूर से आ रही थीं। बस अब आप सो जाएं। साजिद ने अम्मा बी की तरफ से करवट ले ली। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अम्मा बी अगर दोपहर को ना सोएं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। यही वजह थी कि वो डिस्पेंसरी से 1-1:30 बजे ज़रूर घर आ जाते।
उन्हें यह भी पता था कि जब तक वो खुद भी अपने बिस्तर पर नहीं लेटेंगे अम्मा अब्बी को नींद नहीं आएगी। जनरेशन गैप के इस शिद्दत पसंद ज़माने में बहुत से लोग साजिद मियाँ को हैरत से देखते। शायद उन्हें मुहज़्ज़ब मुल्कों के वो बूढ़े याद आ जाते होंगे जो छितरे सफ़ेद बालों वाले सरों पर पुरानी वज़ा के हैट रखे राहों में पड़ी बेंचों पर पहरों बैठे रहते हैं, तरसती हुई निगाहों से दुनिया की हमा हामी देखते हैं। फिर जाने उनके जी में क्या ख्याल आता है कि हैट आंखों पर खींचकर ऊँघने लगते हैं। कोई नहीं पूछता कि तुम इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे हो और अब तुम अपने हैटों की दुनिया में छुपकर कौन से ख्वाब देख रहे हो। साजिद, अम्मा ने हौले से पुकारा। जी अम्मा भी। साजिद मियाँ ने अम्मा भी की तरफ करवट ले ली। मैं सोच रही हूँ कि अब तुम्हारा पलंग यहाँ से उठवाकर स्टोर में रखवा दूँ। अब इसकी यहाँ क्या ज़रूरत रह गई है। अम्मा भी अपनी भर्राई हुई आवाज़ पर काबू पाने की कोशिश कर रही थीं। छोटी बजिया ने भी यही कुछ कहा था, बड़ी बजिया ने भी यही फरमाया था और मैंने उन दोनों से कहा था कि ये पलंग यहीं बिछा रहेगा। आप भी सुन लें, इस पलंग को यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। उनकी आवाज़ में बेहद दुख था। अरे पगले, ये बिस्तर तो तेरी ज़ात से सजा हुआ था, तेरी वजह से मैं अकेली नहीं थी। रात सोते सोते किसी वक्त आँख खुल जाती तो। उनकी आवाज़ भर्रा गई। ये बिस्तर इसी तरह सजा रहेगा अम्मा, मैं कहाँ जा रहा हूँ भला, आप ऐसी बातें मत सोचिए। साजिद मियाँ ने अम्मा भी की तरफ से करवट बदल ली, गर्दन तक लिहाफ ओढ़ा और फिर तकिए के नीचे रखे हुए मलमल के सफ़ेद झाग जैसे दुपट्टे को चेहरे पर डाल लिया। ये उनके सोने का ऐलान था। साजिद जब छोटे से थे तो बरसात के मौसम में मक्खियों के गुच्छे उनके मुंह पर आ आकर बैठते थे तो अम्मा भी परेशान होकर अपने सर से मलमल का दुपट्टा उतारकर उनका चेहरा ढाँक दिया करती थी। मगर इतना ज़माना गुजरने के बाद भी उनकी ये आदत ना छूटी। अम्मा का दुपट्टा आंखों पर डाले बगैर उन्हें नींद ना आती। मुंह छुपाकर वो अपने हिसाब से सोते बन गए। मगर उन्हें क्या पता था कि अम्मा भी मारे हैरत की आंखें फाड़े उन्हें किस तरह देख रही हैं। उनकी आंखों के सामने कमरे की हर चीज़ घूम रही थी। दिल पर अजीब सा हौल तारी था। उन्होंने उठकर साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता न मिल रहा था, जैसे भूल भुलैया में फंस गई हूँ। इतनी बड़ी बात सुनने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। वो हड़बड़ा कर साजिद मियाँ के पलंग से टकराई। क्या है अम्मा भी। वो जैसे कूद कर खड़े हो गए और डोलती हुई अम्मा बी को अपने बाजुओं में थाम कर बिस्तर पर बिठा दिया। ये आप किधर जा रही थी। मैं जो कह रहा हूँ कि सो जाइए। नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा लड़कियों के पास जा बैठूं, मगर बेटे तुम तो मेरा साया बन गए हो। बस बस, अब आप नहीं उठेंगी। साजिद मियाँ ने अम्मा को लिटा कर लिहाफ उड़ा दिया और उन्होंने भी साजिद को दिखाने के लिए झूठ मूठ आंखें बंद कर लीं, मगर नींद खाक आती। वो एक सवाल सोचे जा रही थी, लो भला, ये कैसे हो सकता है कि उसका बिस्तर पहले की तरह कैसे सजा रह सकता है। इतनी बड़ी बात उसने कही कैसे। अगर किसी को ये बात मालूम हो जाए तो फिर सब घने घने ताने देंगे। अम्मा से इतनी ही मोहब्बत है तो फिर शादी करने की क्या ज़रूरत है। तानों के ख्याल से ही अम्मा बी के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी सर्दी में पसीने छूट गए। अम्मा बी तकिए में मुंह छुपाकर चुपके रोने लगीं। मेरे बच्चे, मेरे लाल, माँ सदके, माँ तेरी मोहब्बत पर से वारी। उनके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। 4 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर अम्मा बी के शौहर ऐन जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अम्मा बी ने मोहल्ले की लड़कियों को कुरान शरीफ पढ़ा कर बच्चों को पाला। दोनों लड़कों को पढ़ाया, दोनों लड़कियों का जहेज जोड़ा, जैसे तैसे लड़कियों की शरीफ घरानों में शादियां की। अम्मा बी जैसी नेक और समझदार बीवी की सारे ख़ानदान में धूम मची थी। माँ अगर मुसीबतों से ज़रा भी घबरा जाए तो यतीम बच्चे बहक जाते हैं, मगर अम्मा बी ने तो बच्चों को कभी यतीमी का एहसास होने ही ना दिया। दोनों लड़कों की तालीम पर इतनी तवज्जो दी कि वो किताब का कीड़ा बन गए। माजिद मियाँ बड़े थे, 6ठी क्लास से वजीफ़ा लेना शुरू किया तो साजिद मियाँ भी मुकाबले पर उतर आए। माजिद मियाँ ने FSC नॉन मेडिकल का इम्तहान दिया तो फिर वजीफ़े के मुस्तहिक करार पाए। साजिद ने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न पाई। ख़ानदान वाले मुबारक सलामत का शोर भी मचाते और जी ही जी में कुड़ते भी। वो अपने मुस्तंडे बेटों को गले गले तक नेमतें ठुसाते।
मगर कोई भी इम्तिहान में सेकंड डिवीज़न से आगे न जाता। यहाँ ये हाल कि दाल रोटी और कभी कभार गाय का गोश्त खाने वाले हवा पर उड़े जा रहे थे। माजिद इंजीनियरिंग कॉलेज में तीसरे साल का इम्तिहान दे रहे थे कि साजिद ने एफएससी मेडिकल में टॉप किया और आराम से मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गए। उस दिन अम्मा भी ने खुदा के हुजूर में सारा दिन इबादत में गुजारा। वक्त जब उम्मीदों और आरजुओं से भरपूर हो तो गुजरते देर नहीं लगती। माजिद ने इंजीनियरिंग कॉलेज से आखिरी साल का इम्तिहान दिया और अव्वल आकर सबको हैरान कर दिया। उन्हें इंग्लैंड जाने के लिए सरकारी वजीफ़ा भी मिल गया। सारा ख़ानदान अम्मा बी की इस खुशनसीबी पर टूट पड़ा, जो कभी 2 पैसों की मदद के रवादार न थे। मिठाइयों के डिब्बे उठाए चले आ रहे थे, मगर अम्मा बी की अजीब हालत थी। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। मैं नहीं जाने दूंगी, बेटियां पराई हो गईं, यही दोनों लड़के मेरी ज़िंदगी का सहारा हैं, मेरे बुढ़ापे की लकड़ी हैं, मैं किसे थाम कर चलूँगी। सब हैरान थे कि घर आई दौलत को कोई इस तरह ठुकराता है। सबको उनकी दानाई पर शुबहा होने लगा। सब उन्हें खुद गर्ज समझने लगे। बेटियों ने तो साफ साफ कह दिया कि आप माजिद भाई के रोशन मुस्तकबिल को लात मार रही हैं। माजिद अम्मा बी को लिपटाए बड़े मजलूमियत से बैठे थे। वो अम्मा बी के इनकार पर खामोशी इख्तियार किए हुए थे। अम्मा ने रोते रोते एक बार गौर से उनकी आंखों में झांका और आंसू पोंछ लिए। जाएगा, मेरा बेटा ज़रूर जाएगा, उन्होंने सबके सामने भर्राई हुई आवाज़ में ऐलान किया। मैं तो यूं ही रो रही थी, बस यूं ही। माजिद मियाँ जब जाने लगे तो सबने महसूस किया साजिद अपने भाई को रुखसत करने हवाई अड्डे पर नहीं गए। वो घर में बैठे अम्मा बी को लिपटाए उनके आंसू पोंछते रहे। उसके बाद तो वो ऐसे अम्मा बी का साया बन गए। अपना बिस्तर अम्मा के बिस्तर के करीब बिछा लिया। कॉलेज और फिर घर रात गए तक पढ़ते रहते। अम्मा बी के खर्राटे उन्हें जरा भी परेशान न करते। कभी कभी सोते में वो रोती, माजिद को आवाज़ें देती, तब वो किताबें छोड़कर उठते, अम्मा बी के सीने पर सर रखकर उन्हें जगाते, उनके आंसू पोंछते और अपने आंसुओं को छुपाते हुए उन्हें नींद की गोली खिला देते। कभी कभी अम्मा भी पूछती, जब तुम यहाँ की पढ़ाई ख़त्म कर लोगे तो क्या पता तुमको भी सरकार वजीफ़ा दे दे, तुम पढ़ाई में हमेशा अच्छे रहे हो, तुमने हमेशा वजीफ़ा लिया है। साजिद मियाँ हंस पड़ते, अम्मा भी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, मैं ऐसे वजीफ़ों पर थूकता भी नहीं। फिर भी शक की सिल अम्मा बी के सीने को कुचलती रहती। बहनों ने साजिद को जब इस तरह अम्मा की पट्टी से लगा देखा तो सुलग उठी। कोई हद भी होती है। महीनों साजिद भाई की सूरत नहीं दिखाई देती। अम्मा भी आपने उन्हें लौंडिया बनाकर घर बिठा लिया है। अल्लाह हाफिज़ है जो इम्तिहानों में भी पास हों। अम्मा भी सारी बातें खामोशी से सह जाती और इधर उधर की बातें छेड़ देती। बेटियों को ये भी न दिखाई देता कि उनकी अम्मा कितनी लुट गई हैं। माजिद की जुदाई ने उन्हें एकदम से बूढ़ा कर दिया है। जब माजिद के खत आते तो पहरों उन्हें आंखों से लगाए बैठी रहती। 2 साल बाद माजिद वतन वापस आए तो तोहफ़ों से लदे फंदे थे। दोनों बहनें भाई से मरऊब होकर जैसे बिछी जा रही थीं। इतरा इतरा कर ख़ानदान वालों को तहाइफ दिखा रही थीं और अम्मा बी को माजिद इतना प्यारा लग रहा था कि जी चाहता उठाकर पलकों पर बिठा लें। इतनी आला तालीम के बाद माजिद को मुलाजिमत तो मिल गई, मगर माजिद मियाँ बुझ से गए। 800-900 रुपये उनकी भवें तले ना आते, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहा। सारा दिन जाने किन चक्करों में फिरा करते और शाम को घर आते तो अम्मा बी की गोद में सर रखकर अपने शानदार मुस्तकबिल की बातें करते रहते। अम्मा भी इन बातों को सुनकर निहाल होती रहती। वो बड़े चाव से साजिद को भी इस बातों में शामिल करना चाहती, मगर वो सर झुकाए पढ़ने में मसरूफ़ रहते। माजिद कभी कभी साजिद पर एतराज़ करते, यार ये तुम लौंडियों की तरह सर झुकाए बस पढ़ते ही रहते हो, किसी वक्त बाहर भी निकला करो, दुनिया को देखो और समझो। बाहर घूमे तो पढ़ें खाक। पता है कितनी मुश्किल पढ़ाई है, डॉक्टर बनना कोई आसान काम तो नहीं। तुमको क्या मालूम तुम्हारी जुदाई ने मुझे कितना कमज़ोर कर दिया है। जब मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो फिर मेरा इलाज करेगा, अम्मा भी चाव से कहती। 1 साल मुलाजिमत करने के बाद माजिद ने बड़े आराम से अम्मा को बताया कि वो वापस इंग्लैंड जा रहे हैं। यहाँ उनके इल्म का जो मुआवजा मिलता है उससे किसी तरह भी मुतमईन नहीं हो सकते। चंद लम्हों तक अम्मा भी पर सकते किसी कैफियत तारी रही,
मगर जब माजिद ने उनकी गोद में सर रखकर उनकी इजाज़त चाही तो बड़ी मुश्किल से हाथ उठाकर उनके सर पर रख सकें। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके जिस्म और ज़ा का एक एक चप्पा टूट फूट कर बिखर गया है। माजिद ने बड़े लाड से अम्मा बी के गले में झूल झूल कर उन्हें समझाया, अम्मा बी, सिर्फ चंद बरसों की बात है, वहाँ से मैं आपको इतना कमा कर भेजूँगा कि आप माजी के सारे दुख भूल जाएंगी। यह 3 कमरों का पुराना मकान कोठी में बदल जाएगा। बस आप एक अच्छी सी बहू ढूंढ कर रखिएगा। और वो और जाने क्या कुछ कहते रहे, मगर अम्मा बी ने कुछ भी न सुना। उनके कानों में जैसे कहीं बहुत दूर से साएं साएं की आवाज़ें आ रही थीं। फिर चंद दिन बाद माजिद चले गए। दोनों बहनों और बहनोइयों ने ढेर सारी फरमाइशों और खुशी के आंसुओं के साथ उन्हें रुखसत किया। उस वक्त किसी ने भी पलट कर ये न देखा कि अम्मा भी आंगन की पुरानी काई लगी दीवार से टेक लगाए क्यों चुपचाप खड़ी थी। किसी को ये नज़र न आया कि उस दुखिया की तरह सर से पांव तक जल रही हैं, जो न तो कोयला हुई है न राख। जब साजिद भाई को रुखसत करके लौटे तो उन्होंने अम्मा बी को लिपटा लिया। अम्मा बी, मैं जो हूँ आपके पास। मोहब्बत के ठंडे छींटों ने उनमें इतनी जान डाल दी कि वो आकर अपने बिस्तर पर लेट गईं और साजिद का सर अपने सीने से लगाकर माजिद को दुआएं देने लगीं। खुदा करे मेरा बेटा वहाँ खुश रहे, उसका मुस्तकबिल चांद और तारों की तरह रोशन रहे, और तुम मेरे बेटे मुझसे कभी जुदा ना होना। 15-20 दिन बाद माजिद का खत आया तो अम्मा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे कितना बेवकूफ़ है, मुझे याद करके रोता है। कोई हमेशा तो वहाँ नहीं रहेगा, 1 साल बाद आ जाएगा। सारा दिन खत को चूमती और बार बार पढ़ती नहीं। 1 साल के अंदर अंदर माजिद ने अम्मा बी को इतना कुछ भेजा कि उन्होंने 5 कमरों की छोटी सी कोठी बनवा ली। फिर कमरों की तकसीम भी कर दी। सबसे बड़ा कमरा माजिद का, उससे छोटा साजिद का, उससे छोटा उनका अपना। कोठी बनाने के बाद वो चुपके से माजिद की दुल्हन की बरी का सामान खरीदने लगी। अब उनकी ख्वाहिश थी कि माजिद वापस आ जाए। वो हर एक से कहती रहती, मामता कोठियों में रहे या महलों में, बच्चे जुदा हों तो सब खंडहर मालूम होता है। सारा खानदान उनकी ये बातें सुनकर बड़बड़ाता, तौबा कैसी नाशुक्री माँ है। माजिद यहाँ रहता तो कौन से सोने के अंडे देता, क्या रखा है यहाँ। कभी कभी साजिद जवाब दे बैठते, क्या नहीं है यहाँ। दरख्तों को पालो पोसो और जब वो फल दें तो दूसरे मुल्कों में खाने को भेज दो। वाह क्या बात है। बहनों ने ये बातें सुनी तो पंजे झाड़ कर साजिद के पीछे पड़ गईं। अब देखेंगे तुम डॉक्टर बनकर क्या करोगे। आजकल MBBS को कौन पूछता है। किसी सड़ी सी गली में डिस्पेंसरी खोलोगे और सारा दिन बैठे मक्खियाँ मारा करोगे। पैसे वाले तो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ रखने वाले डॉक्टरों के पास जाते हैं। अच्छी बात है, उस गली की मक्खियाँ तो मर जाएंगी। साजिद हंसते तो बात टल जाती। 1 साल तक माजिद का खत ना आया। अम्मा बी की आंखों में इंतज़ार की आंधियाँ आती, मगर कोई खत उड़कर ना आता। वो साजिद से कुछ ना कहती, वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। आखिरी इम्तिहान में 1-2 महीने रह गए थे। आखिर आंधी थमी, माजिद का खत आ गया। उसने लिखा था कि उसने वहाँ शादी कर ली है, वहीं की शहरियत इख्तियार कर ली है। शादी के वक्त उसे अम्मा भी बहुत याद आई। वो बहुत देर तक रोता रहा। फिर एलिस ने उसका सर अपने सीने से लगाकर तसल्ली दी तो करार आ गया। आखिर में लिखा था कि आपकी बहू आपसे मिलने को बेचैन है। अम्मा भी खत पढ़ने के बाद देर तक अकेली बैठी कांप कांप कर रोती रहीं। उन्हें एलिस की जात से नफरत हो गई। शाम को दोनों बेटियां अम्मा भी के पास आईं। दोनों रंजीदा थीं। दोनों एलिस को बुरा भला कह रही थीं। अम्मा भी ने पहली बार बेटियों पर तंज किया। उसका मुस्तकबिल बन गया, अब तुम लोग तो खुश हो, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो गईं। बड़ी बेटी तो उस वक्त चुप हो गई, मगर छोटी बेटी किस तरह चुप रहती। कोई हमने सिखा कर भेजा था कि वहाँ फीके शलजम से शादी कर लेना और वहीं की होकर रहना। आखिर तो दुनिया इल्म सीखने जाती है, लोग इसी तरह तरक्की करते हैं। आपको तो बस इल्ज़ाम रखना आता है। उस दिन पहली बार साजिद ने अपनी छोटी बजिया को डांटा। किसी वक्त तो आप अपनी ज़बान को काबू में भी रखा करें। क्यों क्यों काबू में रखूं? माजिद यहाँ होते तो शादी ना करते। कौन सा अम्मा के पहलू से लगे बैठे रहते। अब तुम ना करना शादी। हाँ, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अम्मा भी के दिल पर चोट सी लगी। जब साजिद शादी करेगा तो
तो रात को जब अम्मा भी की बेटियां अपने अपने घरों को चली गईं तो अम्मा भी चुपके से बकस रूम में गईं। कांपते हुए हाथों से बड़े बकस का ताला खोला और माजिद की दुल्हन के लिए जो बरी बनाई थी उसे खोई खोई नज़रों से देखती रहीं। फिर बक्स को बंद करके जब वो ताला लगाने लगीं तो जैसे सारे जिस्म की ताकत उनके हाथों में आ गई। अब ये ताला कभी नहीं खुलेगा। वो ज़रे लब बड़बड़ाई और फिर बड़े सुकून से आकर अपने बिस्तर पर बैठ गईं। जिस दिन साजिद ने MBBS के आखिरी साल का इम्तिहान दिया तो उस दिन अम्मा भी का सारा दिन खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआएं करती रहीं कि उनका बेटा अच्छे नंबरों से पास ना हो, उसे अब कोई वजीफ़ा ना मिले। मगर चंद माह बाद नतीजा निकला तो दुआओं के बरअक्स था। सारा ख़ानदान मुबारकबादों से झोलियाँ भरे सारे घर में दंदनाता फिर रहा था। मैं तो कहती हूँ अम्मा भी, साजिद को सर्जरी की आला तालीम के लिए माजिद के पास भेज दीजिए। अब तो वहाँ अपना घर भी है। एलिस ऐसी बुरी भी नहीं। अगर बुरी होती तो माजिद बहनों को किस तरह पूछ सकता था। अभी उसने बच्चों को रुपए और कपड़े भिजवाए थे। बड़ी बेटी ने नजरें झुकाए झुकाए अम्मा भी को मशवरा दिया। उस वक्त क्लर्क शौहरों की बीवियों की अजली मजलूमियत उनके चेहरे पर बरस रही थी। अगर साजिद भी चला जाता तो दोनों बहनों के हक़ में बहुत अच्छा होता और फिर उन्हें यह भी पता था कि माजिद के मुकाबले में साजिद बहनों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। अम्मा भी, अगर माएँ अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र ना करेंगी तो फिर कौन करेगा? छोटी बेटी ने माँ को गुमसुम देखकर बड़ी बहन का साथ दिया। अम्मा भी सामने बैठे हुए साजिद की आंखों में अजीब तरह से झांक रही थी। छोटी बजिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं किसी गली में डिस्पेंसरी खोलूंगा। मैं यहीं रहकर अपनी बहनों की ज़्यादा खिदमत करूंगा। साजिद ने इस तरह कहा कि उस लहजे का तंज नुमाया था। दोनों बहनें इस तरह बिफर गईं जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। मत जाओ, हमें क्या, जब तुम्हारी डिस्पेंसरी में मक्खियाँ भिनकेंगी तो फिर पूछूंगी। बड़ी बजिया खिसियानी हो रही थी। तुम आगे बढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। 23-24 साल के पूरे आदमी हो और नन्हे बच्चों की तरह अम्मा भी की पट्टी से पट्टी जोड़कर सोते हो, मगर बात इस तरह करते हो जैसे अपनी बहनों के अन्नदाता हो। अरे भैया, तुम तरक्की करोगे तो हम खुश होंगे और बस। छोटी बजिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। साजिद के कुछ कहने सुनने से पहले ही दोनों बहनें नाराज़ होकर चली गईं। अम्मा भी खामोश बैठी सबका मुंह तकती रह गईं। वैसे भी अब उनमें इतनी ताकत कहाँ रह गई थी कि जल्दी से उठकर रूठी हुई बेटियों को मना लेती। माजिद की जुदाई डायन बनकर उन्हें चाट गई थी। इस पर यह फिक्र कि अगर साजिद की डिस्पेंसरी ना चली तो। साजिद मियाँ की डिस्पेंसरी और उनके हाथ की शिफा ऐसी मशहूर हुई कि जो अजीज़ रिश्तेदार छोटे डॉक्टरों के पास भी न जाते थे वो भी मुफ्त इलाज कराने दौड़ पड़े और अम्मा बी के सीने पर धरी हुई शक की सिल भी आखिर को सरक गई। फिर भी रात को सोते सोते एक बार हाथ बढ़ाकर साजिद के सर को छूती और फिर इस एहसास के साथ सो जाती कि वो उनके पास है। ख्वाब आवर दवाएं खाने के बावजूद कभी कभी उन्हें रात देर से नींद आती। वो सोचती कि अब साजिद की शादी कर दें, मगर इस ख्याल ही से वो उलझ कर रह जाती कि तन्हाई और बुढ़ापा उनसे क्या सलूक करेगा। साजिद भी माजिद की तरह बदल नहीं जाएगा। खानदान वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। बेटियां उनके मुंह पर कह गई थीं कि अम्मा भी साजिद की शादी नहीं करेंगी, उसे कूल्हे से लगाए लगाए बूढ़ा कर देंगी। उन्होंने बड़ी सफाई से कहा था कि जब साजिद अपने हम उम्रों को 4-4 बच्चों का बाप देखता होगा तो क्या सोचता होगा। ये सब कुछ सुनने के बाद भी वो जैसे बहरी बन जाती। बहुत मुद्दतों के बाद माजिद और एलिस का खत आया था। एलिस का खत पाकर उन्हें बड़ी हैरत हुई थी। उसने बड़ी साफ उर्दू में पहली बार अपनी सास को खत लिखा था। माजिद के खत में ख़ास बात यही एक थी कि वो अपनी अम्मा बी को बहुत याद करता है। वो बहुत मसरूफ़ था इसलिए खत ना लिख सका। और एलिस ने लिखा था, अम्मा बी, कल जब माजिद को कामों से फुर्सत मिली तो आपको याद करके बहुत रोया। वो ज़िद कर रहा था कि फ़ौरन अपनी अम्मा बी से मिलने जाएगा। वो उस वक्त ये भी भूल गया था कि वो जल्द फिर बाप बनने वाला है। फिर मैंने उसे समझाया कि वो लोग जिनका हाल उनकी दस्तरस से बाहर है और मुस्तकबिल में उनका कोई हिस्सा नहीं, और वो लोग जिनका मुस्तकबिल इंतज़ार कर रहा है, आखिर उन्हें एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ती है। और अम्मा बी ने खत को लिफाफे में बंद करके अलमारी में रख दिया।
सारा खत पढ़ने की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो देर तक तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही और चेहरे की झुर्रियों की तहों में लिखी हुई मुस्तकबिल को जन्म देने वाली माजी की दास्तान आंसुओं से ढलती रही। रात जब साजिद मियाँ अम्मा बी के मलमल के सफ़ेद झाग जैसे दुपट्टे को आंखों पर रख कर लेटे सोने की कोशिश कर रहे थे तो अम्मा बी ने उनको आहिस्ते से पुकारा, साजिद बेटे। अरे आप अभी तक सोई नहीं अम्मा बी? बेटे मैं सोच रही थी कि अब तुम्हारी शादी कर दूं। शादी? साजिद मियाँ हैरत कदा बन गए। वो बैठकर अम्मा बी का मुंह तकने लगे। वो तो शादी का ख्याल ही दिल से निकाल चुके थे। शादी के खूबसूरत तस्वुर में उन्होंने कितनी रातें गुजारी थीं, कितने ख्वाबों में एक से एक खूबसूरत दुल्हन नथ और टीका चमकाती उनके सीने को रौंदती हुई गायब हो गई थी। तुम हैरान क्यों हो रहे हो बेटे? अम्मा भी तकिए की टेक लगाकर बैठ गईं। अम्मा मैं शादी नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी मोहब्बत में कोई और हिस्सेदार बने, उन्होंने बहुत साफ आवाज़ में जवाब दिया। बेटे वो लोग जिनका दिल उनकी दस्तरस से बाहर होता है और मुस्तकबिल में उनका कोई हिस्सा ना हो, उनके मुकाबले में वो लोग जिनका मुस्तकबिल उनका इंतज़ार कर रहा हो, उन्हें आखिर एक दिन एक दूसरे से जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ती है। मेरा क्या है, आज है कल नहीं हूँ। अम्मा भी आज आप कैसी बातें कर रही हैं? साजिद मियाँ की हैरत इंतहा को पहुँच गई। सो जा पगले, मुझे अब नींद आ रही है। लेटकर अम्मा बी ने लिहाफ सर तक खींच लिया और पलटकर ये भी ना देखा कि लैंप का स्विच ऑफ करने के बाद साजिद कब तक एक ही तरह से बैठे रहे। छोटी बजिया बंद दरवाज़ों को पीट रही थीं। साजिद ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। लड़कियां ज़ोर ज़ोर से गा रही थीं, बन्नो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, बन्नो मैं ढूंढता चला आया। भाई हद है, शाम होने वाली है और माँ बेटे मज़े से सो रहे हैं। अभी तो दुल्हन का कमरा सजाना है। अम्मा भी माजिद का कमरा सजा दूँ? सबसे बड़ा और शानदार है। छोटी बजिया कमरा सजाने के ख्याल से ही सुर्ख पड़ी हुई थी। नहीं बेटी, साजिद वाला कमरा सजाओ। जब कभी वो तुम लोगों से मिलने आएगा तो अपने कमरे में ठहरेगा। उनका क्या पता अम्मा भी, अगर भाभी के साथ आए तो 8-10 दिन को आएंगे, अकेले आए तो आपके कमरे में रहेंगे। छोटी बजिया रंजीदा हो गई। अल्लाह कसम वो कमरा सबसे ज़्यादा शानदार है, ऐसा सजेगा ऐसा सजेगा। ठीक है, मगर उसका कमरा मत सजाना, वो माजिद का कमरा है। किसी की चीज़ नहीं छीनते बेटी, गुनाह होता है। अम्मा बी की आवाज़ भर आ गई। क्या फजूल की बातें हैं छोटी बजिया, जो कुछ अम्मा बी कहें वही कीजिए। अम्मा भी आप ख्याल ना किया कीजिए, छोटी बजिया तो हमेशा की ज़िद्दी हैं। आज तुम कुछ भी कह लो मैं सुन लूँगी। वो हंसती हुई चली गई। मैं अब डिस्पेंसरी जा रहा हूँ अम्मा भी, आप आराम से बैठिएगा, काम करने ना उठ जाइएगा। जूतों की डोरियाँ बांध कर वो जल्दी से चले गए। अम्मा बी ने खुदा का शुक्र अदा किया कि ज़रा देर पहले की हुई बात उन्होंने फिर नहीं दोहराई। फिर भी वो साजिद के वहशतज़दा चेहरे और कड़े तेवरों से डरी हुई थीं। ढोल पर बैठी हुई लड़कियां चाय पीने के बाद चलते फिरते गा रही थीं। लट्ठे दी चादर इत्ते सलेटी रंग माहिया, आजा सामने बह जा सामने, कोलो दी रस के नलंग माहिया। जब अम्मा भी दुल्हन को रुखसत करा कर लाईं तो खुशी से फूली न समा रही थीं, मगर आरसी मुसहफ़ और मुंह दिखाई की रस्म के बाद जब दुल्हन को उसके कमरे में ले गए तो उनके दिल पर एकदम सन्नाटे ने जैसे ही अलगार कर दी। अब साजिद भी चला जाएगा। आज उन्होंने उसे खो दिया। कोई जज्बा उनका दिल नोचे ले रहा था। उधर सारे दिन की थकन उन्हें आंखें न खोलने दे रही थी। साजिद की नज़रें मुसलसल अम्मा बी का पीछा कर रही थीं। वो अपने बिस्तर पर पाँव लटकाए बैठे थे और जब रिश्ते की भावजें इन्हें लेने आईं तो वो बेहद परेशान हो गए। मैं अभी नहीं जाऊंगा, अम्मा भी बहुत थक गई हैं। उन्होंने अम्मा बी को सहारा देकर आराम से लिटा दिया। फिर अलमारी से नींद की दवा निकाली और 2 गोलियां खिलाईं। फिर उनके पावंती बैठकर सूजे हुए पैरों को आहिस्ता आहिस्ता मलने लगे। बड़ी बजिया, आज यहाँ अम्मा बी के पास मेरे बिस्तर पर आप लेट जाइए। उन्होंने बड़ी उम्मीद से बजिया को देखा। मैं यहाँ आराम से छप्पर खट पर लेट जाऊँ तो मेरी सहेलियाँ बुरा नहीं मानेंगी? वो सब बेचारियाँ कालीनों पर लुढ़कती रहें, बड़ी बजिया ने समझाने के अंदाज में कहा। तो फिर आप छोटी बजिया? वो घिघिया रहे थे। अल्लाह, साजिद तुमने तो मेरी अम्मा बी को दूध पीता बच्चा बना दिया है।
अम्मा भी तो आज अपने फर्ज से सुबकदोश होकर आराम से सोएंगी। सारी भावजों ने कहकहे लगाते हुए साजिद को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया और वो थे कि अम्मा भी को बेबसी से देखे जा रहे थे। अरे जाते क्यों नहीं बेटे, मैं तो सो रही हूँ, मेरी तो थकन से आंख भी नहीं खुल रही है। अभी नहीं जाऊँगा, मैं बाद में चला जाऊँगा। उन्होंने भावजों से खुद को छुड़ाकर फिर अम्मा के पांव पकड़े और आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगे। भावजें कुछ नाराज सी होकर चुपचाप खड़ी हो गईं। अम्मा भी सचमुच जरा देर में खर्राटे लेने लगी। रात को 2:30 बजे के करीब वो कुछ सोती कुछ जागी सी थीं कि उन्होंने आदत के मुताबिक हाथ बढ़ाकर साजिद के ऊपर रख दिया। फिर एकदम हड़बड़ा कर उठ गईं। पाँव दबाते दबाते ही पगला यहीं सो गया। उन्होंने जल्दी से टटोल कर लैंप का स्विच ऑन किया। क्या कहेंगे सब, यहाँ सो गया है। उन्होंने सारे का सारा लिहाफ खींच लिया। गाँव तकिए पर उसी तरह लिहाफ पड़ा था कि अम्मा भी को एकदम हंसी आ गई। उसने सोचा होगा कि अम्मा भी रात को एक बार उस पर हाथ रखती हैं, वो हाथ रखेंगी और फिर सो जाएंगी। रात जाने किस वक्त आकर ये कार्रवाई कर गया है। सोचते सोचते वो बराबर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सिरहाने से गिलास उठाकर पानी पिया, फिर गाँव तकिए को चूम कर उसी तरह लिहाफ डाल दिया, लैंप बुझाया और फिर लेट गईं। माजिद तो अपने मुस्तकबिल की खुशी में माजी के सिरहाने तकिया रखना भी भूल गया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें जल्दी से दुपट्टे के आंचल से पोंछ लिया और करवट लेकर बड़े प्यार से गाँव तकिया पर हाथ रखकर चंद मिनट उसे टटोलती रहीं और फिर आराम से सो गईं। अभी आप सुन रहे थे उर्दू की मशहूर लेखिका खदीजा मस्तूर जी की लिखी हुई एक खूबसूरत कहानी सेहरा। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने देश के मशहूर लेखकों की कहानियाँ सुनते रहने के लिए आप हरदम चैनल पर बने रहें। शुक्रिया।